बिहार असम्बली इंतखाबात के तीसरे मरहले की तशहीरी मुहिम काफ़ी शबाब पर है। तमाम सियासी जमायतों ने अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जोकीहाट असम्बली हलके में दो सगे भाई अलग अलग सियासी पार्टियों के सिंबल पर इंतखाबी मैदान में हैं, जिसकी वजह से मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। यहाँ पर MIM के उम्मीदवार जनाब शाहनवाज आलम साहब को ज़बरदस्त अवामी हिमायत हासिल हो रही है, जिससे RJD ने खौफजदा होकर अपनी पूरी सियासी ताकत झोंक दी है। अपने तमाम रियासती अक़लियती लीडरों को जोकीहाट के सियासी दंगल में उतार दिया है। शायद उनको ये लग रहा है कि यही लोग उनके सियासी नैया को पार लगाएंगे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा है। बिहार युवा राजद के रियासती सदर जनाब कारी सुहैब अहमद भी जोकीहाट के सियासी दंगल में उतर चुके हैं और अपने पूरे दल बल के साथ राजद उम्मीदवार को जिताने की कोशिश में लगे हुए हैं। जोकीहाट असम्बली हलके की डूबा पंचायत में भी कारी सुहैब अहमद ने अपनी जमायत के साथ लोगों से मुलाकात की और राजद के उम्मीदवार जनाब सरफराज आलम साहब की हिमायत में वोट डालने की अपील की। इस दरमियान उन्होंने अपने खिताब में महागठबंधन के इंतखाबी मंशूर का भी जिक्र किया। वहीं MIM की तनकीद पर आवाम की जानिब से उन्हें काफ़ी नाराज़गी का सामना भी करना पड़ा और यहाँ के अवाम ने उनसे ये कहा कि मजलिस के कुल हिंद सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक मुखलिस और बेबाक रहनुमा है। आप उनकी जमात को कुछ कहने के बजाय अपने मुद्दों को बयान कीजिए। यहाँ के लोग ओवैसी साहब के बारे में हरगिज़ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। पेश है अररिया से नुमाइंदा मोहम्मद असद की ये ख़ास रिपोर्ट। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, अगर किसी साहब के दिल में हो, जैसे कई जगह सुनने को मिली बात कि उसके साथ नाइंसाफी हो। अब बताइए, मैंने जो बात बोला क्या उसमें कहीं नाइंसाफी है? कहीं भी लगा आपको? बोलिए आप लोग को याद नहीं। अगर किसी साहब को नाइंसाफी लग रही तो हाथ उठाइए। मैं कारी सुहैब प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, 4.5 साल से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारी कमेटी के 10-15 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा जिला अध्यक्ष, मेरा जिला प्रधान महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। इसका क्या मतलब कि जुल्म हो गया मेरे ऊपर? इसका क्या मतलब जुल्म हो गया? नहीं। इस वक्त मेरा MLA MP बनना जरूरी नहीं है, इस मुल्क को बचाना जरूरी है। मुझको भी बड़े बड़े ऑफर आ रहे थे, क्या क्या नहीं हो रहा था। हम ईमान को नहीं देख सकते। इस वक्त मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, पूरा हिंदुस्तान बिहार की तरफ देख रहा है। क्योंकि बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार पॉलिटिकल काफी अवेयर है, काफी जगा हुआ है, वो सही फैसला ले रहा है। पूरा मुल्क इस वक्त देख रहा है। यहाँ लड़ाई किसी को MLA MP बनाने की नहीं है। सरफराज भाई पुराने लीडर हैं, शाहनवाज भाई MLA रहे 2.5 साल से इनकार नहीं है, तस्लीम के बेटा। लेकिन सरफराज साहब मुझे लगता है 4-5 बार MLA रहे, MP रहे, MLA रहे। अब बताइए, कोई भी पार्टी किसको टिकट देती है? पार्टी चाहती तो सीधा इनका टिकट काट करके सरफराज भाई को दे देती, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया। पार्टी ने बैठा के दोनों भाई ने बात कराया और वादा किया कि सरकार बनेगी, आपको MLC बनाएंगे। और सरफराज साहब को कहा कि लोकसभा के बाद आप मत बोलिएगा। तो इसलिए देखिए, रहा सवाल MIM का, 2-3 सवाल पूछिए लोगों से। आप सब लोग समझदार लोग हैं। पहला सवाल यह है कि MIM जहां की पार्टी है, वहां सिर्फ एक लोकसभा पर ही क्यों लड़ती है? बाकी लोकसभा से क्यों नहीं लड़ती? जहां की पार्टी है वहां सिर्फ 7 ही विधानसभा पे क्यों लड़ती है? बाकी विधानसभा पे क्यों नहीं लड़ती? लेकिन दूसरे प्रदेशों में इस मुल्क का जो मिजाज है, इस मुल्क का जो बनावट है, जिसके पास अपना बेस वोट नहीं होगा, क्या वो जीत सकता है? नहीं जीत सकता। अगर सीमांचल में 1-2 सीट एक तरफा करके लोग जिता भी देंगे, उससे क्या होने वाला है? उससे क्या होना है?
होना ये है कि मुसलमानों के ऊपर ठप्पा लग जाएगा, मुसलमान बदनाम हो जाएगा कि मुसलमान तो सेकुलर फोर्सेस को कहाँ वोट दिया, वो तो दिया जहाँ MIM मिला MIM को दिया। हम कमजोर होंगे, उस समाज में जो और लोग होंगे, ठीक है आप जोकीहाट में बैठ के शेर बन सकते हैं, लेकिन जोकीहाट के लोगों को सोचना होगा कि बगल के क्या कहते हैं रानीगंज में भी हमारा भाई है, वहां की आबादी कितनी है, फारबिसगंज में या दूसरे जिला में चले जाइए जहां 150 घर है, वहां उसको भी लोग ताना देंगे कि नहीं देंगे। आप अपने घर में शेर तो हो जाइएगा, लेकिन बाकी क्या मैसेज जाएगा। अगर MIM को हम पसंद करते हैं तो फिर कोई अगर गिरिराज सिंह को पसंद करता है तो क्या गलत करता है, योगी आदित्यनाथ की बात करता है तो क्या गलत करता है। तो कट्टरवाद के खिलाफ सभी हिंदुस्तान का संविधान रहा है, हिंदुस्तान का जो मिजाज है वो पसंद नहीं करता। आज भाजपा के खिलाफ सबसे ज्यादा कौन लोग लड़ रहा है, हिंदू ही समाज के लोग लड़ रहा है। लालू यादव क्यों जेल में? अब बताइए, मैं भटक जाऊंगा, पहले वो सवाल कर कि MIM की बात, एक तो ये हो गया। दूसरा, देखते हैं मुस्लिम नौजवानों को बड़ा खुश होते हैं। अभी तक ओवैसी साहब पार्लियामेंट में बोले, ओवैसी साहब ने CAA का बिल फाड़ा, लोग खुश हुए, वाह ये मर्द है। किसी ने ये सवाल नहीं किया कि आपके इस बिल को फाड़ने से कोई नफा नुकसान तो नहीं हुआ, सिर्फ आपने वाहवाही लूटी। लेकिन तेलंगाना में आपके समर्थन से सरकार चल रही है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने CAA का समर्थन किया, वोट दिया, आपने पार्लियामेंट में CAA का बिल फाड़ा, अच्छी बात, मैं ताली बजाता हूं। लेकिन उस पार्लियामेंट से निकल के तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का समर्थन का पत्र क्यों नहीं फाड़ा? फाड़ना चाहिए कि नहीं फाड़ना चाहिए? उसी वक्त फाड़ देना चाहिए कि आज से इसी वक्त से तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसने CAA का समर्थन किया है और आप CAA के खिलाफ जबरदस्त पार्लियामेंट में बोले हैं। यह कौन सी बात है? पार्लियामेंट में बोल रहे हो और उधर समर्थन भी कर रहे हो, उसके खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हो, एक शब्द नहीं बोल रहे हो। जदयू ने CAA का समर्थन किया पूरे बिहार में। सर एक मिनट, आप अभी इस वक्त जो है आए हैं जिस मुद्दे पर, वो मुद्दे की बात कीजिए, वो क्या क्या नहीं किया, ये अपना सवाल है। यहाँ मुद्दे पर तो आ रहा हूँ। नहीं, मुद्दा ये है कि आप क्या मुद्दा लेके आए, हमें आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। MIM को छोड़िए, MIM को यहाँ कोई दीवाना नहीं है, काहे के लिए उसके लिए उसके बार बार बोल के उन्हीं को आप तरजीह दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आप अपने मुद्दे की बात रखिए कि आप क्या चाहते हैं, सरफराज आलम हमारे लिए क्या करेंगे, 4 दशक में उन्होंने क्या किया, अब क्या करने जा रहे हैं। बहुत दिलचस्प मतलब एक खेल होने वाला है, उसके लिए सरफराज आलम का मुद्दा बताइए हमें, आपको किस बुनियाद पर हम वोट डालेंगे। ये सब वोटर बैठे हुए हैं, ये सवाल, ये MIM को छोड़ दिए बिल्कुल। किसी क्यों आपकी सोच एक हो सकती है, और भी पार्टीज है ना, उन पार्टी के बारे में आप नहीं बोल रहे हैं, और भी तो पार्टीज है, उनके बारे में एक MIM का क्या होता है? नहीं देखिए, MIM को मुद्दा मत बनाइए। MIM के बारे में क्यों बोल, आप उदाहरण में जाकर के वही गाली दे दिया। अब ऐसे क्या है नहीं, देखिए MIM का खौफ दिला के वोट नहीं लिया जा सकता। MIM का खौफ नहीं, दूसरी पार्टी दिलाई अपना मुद्दा जो है वो बयान कीजिए। नहीं दिया समर्थन। देखिए तेलंगाना की हिस्ट्री हमने भी पढ़ी है। तेलंगाना असेंबली में जो है रेजोल्यूशन पास हुआ है CAA NRC के खिलाफ। मैं वही पहुंच रहा हूँ। तेलंगाना असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया है CAA NRC के खिलाफ, उसमें जो MIM के विधायक हैं उन्होंने सबने सपोर्ट किया है। CAA में लोकसभा में और राष्ट्रीय समिति ने वोट किया है कि नहीं किया? हजरत एक बात ये बताइए कि क्या कोई राज्य अगर रेजोल्यूशन पास करता है तो क्या उसके करने से CAA नाफिज नहीं होगा? सर मैं आप मानिए और आदमी कैसे मान लें? आप TRS ने हमें नहीं, आप मुद्दे की बात कीजिए। हम बदलने देखिए हजरत एक बात ये देखिए, उनकी बातों को सुनिए ना। नहीं ये सुनने वाली बात ही नहीं है कोई। हम लोग सब लालटेन वाले हैं, तो लालटेन की बात करें ना, हम कहेंगे पतंग की बात। सब जात बताया, मुसलमान का नाम क्यों नहीं बताया, ये बात भी आप कौन बोला नहीं लिया? अभी भी आप उसको वो वीडियो दिखा रहे हैं आपको,
वो सारी बातें छोड़िए, वो सारी बातें वो सब छोड़िए, वो बनावटी चीजें हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग गलत मैसेज मत दीजिए। क्या बोल रहे हैं? चलिए जहाँ बोलिए नहीं, वो मुद्दे की बात करें, बस बात खत्म है। किसी पार्टी के बारे में कुछ नहीं, हम लोग लालटेन की खूबी जानना चाहते हैं। हम अपने मुद्दे पे आएंगे। लालू यादव रेल मंत्री थे, मुसलमान को भर्ती किया रेल में, हमें बताइए तो बात। मैं बता तो सुनिएगा तभी तो। 6 महीने का मतलब 7 लाख तनख्वाह काट लिया, 2 साल तक देता नहीं तनख्वाह। सुनिएगा तभी तो। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि बीएसपी से हमारा अलायंस है क्या, बीएसपी का जो गठबंधन है, बीएसपी ने भी सीए में समर्थन किया और अभी उसने घोषणा किया कि मैं बीजेपी को समर्थन करूंगी। बीएसपी का रात में मायावती का जो स्टेटमेंट है आप उसको भी पढ़िए, उसको सुनिए, स्टेटमेंट क्या दिया उन्होंने। नहीं, उसकी स्टेटमेंट दिया। हजरत, यहाँ पर मुद्दा ये है कि जो कि विधानसभा का टिकट मौजूदा विधायक का काटा गया, सरफराज साहब को दिया गया, आप पार्टी स्तर पर जो बात आप कर रहे हैं वो आप जानते हैं, यहाँ की आवाम को तो नहीं मालूम है। सुनिए, अभी जो मौजूदा असेंबली का चुनाव होने वाला है, सरफराज साहब यहाँ से 4 मरतबा असेंबली के लिए मुंतखब हो चुके हैं, 1 मरतबा वो लोकसभा के मेंबर रहे हैं, इससे पहले उनके वालिद साहब भी दौरे इक़्तिदार में यहाँ पे रहे हैं। तो जो कि हाट जो आज तरक्याती बुनियादी चीज़ों से महरूम है, उसमें उन्होंने क्या किया है, आगे अगर फिर आवाम मुंतखब करती है तो आपका क्या लाए अमल है, हिकमत अमली, उसको बताइए। ये मुद्दा है, किसी पार्टी का जिक्र मत कीजिए, छोड़िए। सरफराज आलम राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। सरफराज आलम जो यहाँ जीतेंगे, जो सरकार बनेगी, तो तेजस्वी यादव जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो घोषणा किया है, उस घोषणा से जो कि हाट पीछे नहीं रहेगा। सही बात है। ये बिहार के तमाम विधानसभा और तमाम लोकसभा या तमाम लोग जो है 12 करोड़ लोग, उन तमाम लोगों के लिए घोषणा है। जैसे 10 लाख लोगों को पहले कैबिनेट के पहले कलम से नौकरी मिलना, ऐसा नहीं है कि जो कि हाट के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, जो कि हाट के लोगों को भी नौकरी मिलेगी। जो टीचर हैं उनको परमानेंट होना, तो जो कि हाट के जो लोग उनको भी परमानेंट उनकी नौकरी होगी। किसान का कर्ज माफ होना, जो कि हाट के लोग हैं उनका भी कर्ज माफ होगा। आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर, इन लोगों का मानदेय बढ़ाना, जो कि हाट के लोग हैं उनको भी होगा। तो सरकार की जो स्कीम होती है, वो स्कीम सबों तक पहुंचती है जी। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई सरकार पहले कैबिनेट के पहले कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देगी। ये पहले बजट पास कर गया है या मुंह का बोली है? मुंह का बोली नहीं है। मिलेगा तब तो करेगा, वादे हैं, वादा है। सरकार में आएंगे तो ये कदम उठाएंगे, ये बहुत खुशाइंद बात है। हजरत, प्रधानमंत्री ने भी क्या होगा, तेजस्वी यादव पर इसलिए भरोसा कीजिए कि रेल मंत्री रहे, कुछ नहीं किया। लालू जी रेल मंत्री 5 साल रहे तो 3 कारखाना बिहार को चक्के का दिया लालू जी ने। और लालू जी के रीजन में बिहार में 5-5 वीसी प्रोवीसी हुआ करते थे मुसलमान। नीतीश जी के रीजन में एक भी पीसी प्रोवीसी नहीं है बिहार के अंदर। भर्ती है रेलवे। पहले सुनिएगा तभी तो अगर आप मन बना के बैठे हैं। नहीं, मन बना के नहीं बैठे। राजद के खिलाफ बोग्ज बढ़ा, बिल्कुल कोई खिलाफ नहीं है, हम लोग राजद के ही हैं, लेकिन एमआईएम को बोल करके आप ही लोग ठोकियत दे रहे हैं। नहीं, मैं जो ये जो बार-बार सिर्फ राजद की बात कीजिए, बस हम जानते हैं। यादव पर जा रहा हूँ, उसमें मैं बोल रहा हूँ। हम तो गठबंधन सरकार को सलाम करते हैं, उदा हाथ से लोगों को मुतनफिर कर दिया। ये 2 कमीने आए और उन्होंने खिलाफ बोल करके हमारे आदमियों को बहका दिया। हम तो राजद के हैं, हम तो राजद की सरकार बन रही है, हम क्यों सेकुलर ये कम्युनल पार्टी को सलाम करें? अब एक ही कम्युनल पार्टी है, अब हम लोग सब जानते हैं। और ये कट्टरवादी के खिलाफ, कट्टरवादी हम लोग खिलाफ है। जब राजद बन रहा है सरकार, हम लोग सब पूछे, मास्टर साहब बैठे हुए हैं, सब उनके खानदान के लोग हैं, क्यों इधर उधर जाएंगे? लेकिन आप उनको इतना तरजीह देते हैं कि लोग यहाँ उनके भी तो लोग हैं 2-4, आखिर वो तो समझ रहे हैं ना। अब उनकी बात तो पूरी होने दीजिए। किसी का जिक्र नहीं कीजिए, बस आप राजद की बात कीजिए, हम सुनेंगे।
कि जो जब कि लालू हाट यादव में की हजरत सरकार थी, हॉस्पिटल नहीं है कोई कायदे का, मैं सुनिए ना, कोई मैं तालीम के लिए कोई हाई कॉलेज नहीं सुनिएगा है, तभी उसके तो। लिए बात कीजिए। वही तो मैं बता रहा हूँ, जी, जी। सुनिएगा तभी ना, पूरी बात मैं बोल लूंगा, जब बैठ जाऊंगा तब कोई सवाल पूछना। प्रश्न क्या है अभी बिहार में तेजस्वी के आने के उसके बाद? बाद सुनिए। तेजस्वी जी ने ये घोषणा की कि सभी जिला में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाएंगे ताकि किसी को एम्स जाने की जरूरत नहीं पड़े। बहुत सारा खाका उन्होंने पेश किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो गरीब दुकानदार हैं, कमजोर, 50,000 रुपए तक उनको बगैर किसी सूद के कर्ज दिया जाएगा। पान दुकान, चाय दुकान, डिलीवरी वाला, बगैर किसी सूद के उनको कर्ज दिया जाएगा, जिसका कोई सूद नहीं लिया जाएगा। पूरा सूद लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। वो 50,000 रुपये वो कर्ज दिया जाएगा। उसके अलावा जो नौजवान हैं जो फॉर्म भरते हैं मुख्तलिफ नौकरी के लिए, जो फॉर्म भरते हैं तो उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं और पैसा भी लग गया, उसके बाद नौकरी भी नहीं होता है। वो फॉर्म फ्री भरा जाएगा, उनको पैसा नहीं लगेगा। यहाँ तक के कहा गया है कि अगर वो कहीं दूर आना जाना होगा उसके सफर का खर्चात भी बिहार सरकार अदा करेगी। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए कि मैं तेजस्वी जी के इस वादे पर क्यों यकीन करूं, ये एक बड़ा सवाल है, ठीक है। उसका जवाब ये है कि तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे 18 महीना। बिहार सरकार का बजट लगभग 2 लाख से 2 लाख करोड़ से ऊपर है, जिसका 40% खर्चा नहीं होता है, वापस चला जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव जिस मंत्रालय में थे उनके मंत्रालय का 100% पैसा खर्च हुआ। और मुख्य काम जो उन्होंने किया, जेपी सेतु कई सालों से बन रहा था, वो अटका पड़ा था फंड की वजह से। तेजस्वी जी ने बार बार नितिन गडकरी से मिलकर वहां से फंड रिलीज करा करके उसको जेपी सेतु को उन्होंने बनाने का काम किया। गांधी सेतु का एक तरफ डैमेज था जिसकी वजह से हमेशा जाम लगता था, तेजस्वी जी ने उसको क्लियर किया, वो बन के तैयार हो गया। अब तैयार हो काम उसी वक्त शुरू हुआ। गांधी सेतु के समानांतर में एक 6 लेन पुल वहां बन रहा है, उन्होंने उसको पास किया, शिलान्यास किया, काम उसका शुरू हो चुका, वो काम हो रहा है। उसके अलावा कई महत्वपूर्ण काम जो बहुत से, जैसे 53 आरओबी, जैसे रेलवे के ऊपर जो ब्रिज बनता है, बिहार में 53 आरओबी बनना था जो नहीं बन पा रहा था। तेजस्वी जी ने अपने कार्यकाल में उसको क्लियर किया और 53 आरओबी बन रहा है, बहुत सारे क्लियर हो गए हैं, बहुत सारे हो रहे हैं। 1 साल का जो कार्यकाल रहा है उस पर कोई दाग नहीं लगा सकता है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये गलत हुआ यहाँ या उस पर कोई दाग लगा हो। पहला। दूसरा सवाल जो महत्वपूर्ण है, क्यों भरोसा करें, एक काम जो करके दिखाया उन्होंने। तेजस्वी यादव बिल्कुल नौजवान है, बिल्कुल युवा है। इंसान जब नौजवान होता है, इंसान बिल्कुल जब नौजवान होता है, कोई काम करता है तो उसको ये फिक्र होती है कि हम ऐसा काम न करें जिससे हमारी बदनामी हो, चूंकि मेरी बड़ी उम्र है, अभी और काम करना है। तो तेजस्वी यादव की जो उम्र है 50 साल उनको राजनीति करनी है, मतलब जो एवरेज माना जाता है, अल्लाह ताला जितना दिन रखे वो अलग बात है। एवरेज 31 साल है तो मानता है कि 70-80 साल 80 साल आदमी चलेगा, चलता है एवरेज। तो 50 साल उनको सियासत करनी है। उनको पता है कि मैं वही वादा करूंगा जो मैं पूरा कर सकता हूं। उन्होंने क्यों वादा किया? 4.5 लाख ऐसा पद है जो अभी बिहार में खाली पड़ा हुआ है, जिसको हुकूमत जिस वक्त चाहे भर दे। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उसके बाद पुलिस में, वगैरह वगैरह 4.5 लाख पद खाली है, जिसको सृजन करने की जरूरत नहीं है, वो सीधे भर देना उसका वैकेंसी निकाल के। उसके अलावा जो 5.5 लाख है, तो 5.5 लाख जैसे स्वास्थ्य में जैसे एक किसी हॉस्पिटल में 1 डॉक्टर की 2 डॉक्टर, वहां जरूरत 10 डॉक्टर की, तो 10 डॉक्टर अगर हम बहाल करेंगे तो उसके साथ 40 या 50 उसका कंपाउंडर, उसका नर्स सब बहाल होगा। इसी तरह से बिहार में 1000 पर
77 सिपाही है, उसको कम से कम 300 करना है। इसी दारोगा की बहाली, सिपाही की, मतलब पुलिस की बहुत कमी है यहाँ, उसको बढ़ाया जाएगा। शिक्षा के मामले में कम से कम 2 लाख शिक्षक को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हर स्कूल में कहीं 200-300 बच्चे हैं, 1-2 टीचर हैं, जबकि 30 या 40 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए। तो लगभग 2 लाख शिक्षक यानी मास्टर की बहाली होगी। इसी तरह से डॉक्टर, प्रोफेसर और भी बहुत सारे किसान वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे कर्मी हैं जहाँ बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से 10 लाख लोगों को उनको नौकरी देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 लाख तो ऑलरेडी खाली है, 5.5 लाख सृजन करना है, जो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चूंकि उन पर भरोसा इसलिए किया जा सकता है कि 4.5 लाख ऑलरेडी खाली है, 5.5 लाख सृजन करना है। तो जब उन्होंने वादा किया है तो यूं ही सिर्फ ऐसे नहीं बोल दिया है, पूरा इस पर काम हुआ है, इसका एक एक चीज निकाला गया है। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आएंगी, इंडस्ट्री आएंगी, उसमें जो प्राइवेट नौकरी होगी वो अलग, ये 10 लाख नौकरी जो सरकारी नौकरी होगी ये अलग। इसलिए उनको लंबी राजनीति करनी है, वो ये काम करके अपनी सियासत को और मजबूत करेंगे, हिंदुस्तान में एक तारीख पैदा करेंगे कि हाँ मैंने जो वादा किया था वो किया। इससे पहले भी लालू यादव ने माइनॉरिटी कमीशन बिहार में बनाया। माइनॉरिटी कमीशन जो आज बिहार के अंदर, वो लालू जी की देन है। जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री है, अकलियती फलाह के जो वजीर आज होते हैं, वो लालू जी की देन है, लालू जी ने उसको बनाया। मैंने कहा वीसी प्रो वीसी 5-5 मुसलमान हुआ करते थे लालू यादव के रीजन में, और हर जिला में बीडीओ सीओ 1-2 किसी हर जिला में जरूर होता था, एसपी डीएम जरूर होते थे, कहीं एसपी मुसलमान, कहीं डीएम मुसलमान, एसडीओ तो किसी हर जिला में एक एसडीओ होना एकदम जरूरी था। काम अफसर करते हैं। अगर बीडीओ आपके यहां अगर आ गया तो आपको 10 लोगों को ठेकेदार बना देगा अगर ढंग का बीडीओ मिल गया तो, ताकि आप 10 रुपया अर्न कर सकें। काम अफसर करता है, बहुत सारा काम निकलता है। 12.5% दारोगा की बहाली हुई थी, 12.5% मुसलमानों को बहाल किया गया था। उर्दू ट्रांसलेट मुसलमान बहाल किए गए थे। इंदिरा आवास में उस वक्त रिजर्वेशन 15% मुसलमान को दिया गया था लालू यादव के रीजन में। और लालू यादव की तारीख गवाह है कि लालू यादव ने जितना सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए जितनी कुर्बानी लालू यादव ने दी है, कोई कुछ बोल दे अलग बात है, किसी के कहने पर या किसी बहकावे में या जो भी हो, अपनी समझ, वीडियो सब सोशल मीडिया पे चलता है, कुछ बोल देना आसान है, लेकिन उतनी बड़ी कुर्बानी देना आसान नहीं है। 15 तरह की बीमारी लेके 75 साल की उम्र में वो आदमी अगर जेल में है तो सिर्फ सेकुलरिज्म को लेकर के है। मधु कोड़ा 5,000 करोड़ का घोटाला किया, आज जेल में नहीं है। अमित शाह का बेटा 15 दिन के अंदर 80,000 करोड़ का मालिक हो जाता है रातों रात, उसके ऊपर कोई केस नहीं है, कोई जेल नहीं है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर ने बड़े बड़े घोटाले किए, कोई केस नहीं है उनके ऊपर, कोई जेल नहीं है। अडानी अंबानी जैसे लोग हिंदुस्तान को लूट के बैठे हुए हैं, फिर भी वो आराम से हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं है। लालू यादव के ऊपर सिर्फ ये इल्जाम है, कॉन्स्पिरेसी का केस है। आप पता कर लीजिएगा, मैं झूठ बोल रहा हूं तो यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, नेट पर जाइए। घोटाला करने का आरोप नहीं है उनके ऊपर, कॉन्स्पिरेसी का केस है कि मैं जान रहा था कि आप घोटाला कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं किया, ये केस है। जबकि वो घोटाला पहले से चला रहा है, लालू जी के मुख्यमंत्री होने से बहुत पहले से, 10 साल पहले थे। जगन्नाथ मिश्रा असल उस घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। लालू जी अगर कॉन्स्पिरेसी में होते, उनको जानकारी होती, तो उस केस को की जांच के आदेश देने वाले लालू जी हैं, पता कर लीजिएगा। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आदेश दिया उस चारा घोटाले के जांच का। नाज़रीन, बिहार में असम्बली इंतखाबात का दौरा है। इस वक्त तीसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम के लिए तमाम सियासी पार्टियां अवामी राब्ता मुहिम में मसरूफ हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी है डूबा पंचायत, जो कि असम्बली हल्का के डूबा पंचायत में राजद के युवा सदर जनाब कारी सुहेब साहब तशरीफ लाए हैं।
जिन्होंने राजद के हक में वोट डालने की अपील की है। आइए इनसे जानते हैं कुछ खास बातचीत। सर, अभी आपने अपने खिताब में एक जिक्र किया कि इंतखाबी मंशूर के मुतालिक सारी बातें तो आपने कही थी। तालीम के ताल्लुक से एक बात से सवाल ये है कि तालीम के नाम पर जोगी असम्बली हल्के में कोई कॉलेज नहीं है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तेजस्वी जी ने घोषणा पत्र जारी किया था, तो उसमें सारी चीज़ लिखी हुई है। एजुकेशन सिस्टम बिहार का बिल्कुल चौपट हो गया है, तो उसको दुरुस्त करना है। 15 साल में सिर्फ बातें हुई। मैंने कहा तफसील से कि बिहार में जो विकास का डंका बजाया जा रहा है वो यूपीए 1 का जो पैसा पंप किया गया, लाखों करोड़ रुपया केंद्र से लालू जी ने भेजवाया बिहार में, उस पैसे से जो रोड वोड बना बस वही। बिहार सरकार ने अपना कोई विजन नहीं लाया। जैसे शिक्षा के मामले में, एजुकेशन के मामले में बिहार बहुत पिछड़ा हुआ और खत्म होता चला गया। तो जो कि जैसी जगह पे ऐसे निज़ाम तैयार की जाएंगे इंशाअल्लाह कि दिल्ली मुंबई जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उनका, देखिए मैं बता रहा हूँ, उनका प्रायोरिटी जो है 3 चीज़ है: शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान। ये 3 चीज़ उनकी प्रायोरिटी में, इसको उनको करना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो नौजवान हैं। नीतीश जी थके हुए इंसान हैं, इसलिए थकावट वाली बात सोचते हैं। तेजस्वी जी नौजवान हैं, उनको बड़ी राजनीति करनी है, इसलिए वो बड़ा काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। जिस शख्स को आपने उम्मीदवार बनाया है वो साबिका में रियासती वजीर भी रहे हैं और तकरीबन 20 साल तक वो रुकन असम्बली भी रहे हैं मुख्तलिफ पार्टियों से, और इसके बावजूद आज तक जो कि असम्बली हल्का जो है वो तरक्यात से कोसों दूर है। लोगों को ये शिकायत है, इसको कैसे दूर करेंगे? वही मैं कह रहा हूँ। 15 साल से नीतीश कुमार जी की हुकूमत थी। नहीं, 15 साल से नीतीश जी की हुकूमत सुनिएगा थी। तो पूरी बात। 15 साल से नीतीश जी की हुकूमत थी और उनके रीजन में वो एमएलए रहे 15 साल तक। तो मैंने पहले कहा कि एमएलए की जो हैसियत बहुत लिमिटेड होती है। असल काम सरकार को करना होता है। सरकार की नीयत अगर दुरुस्त होती है तो सरकार काम करती है। विभिन्न जो उनका मंत्रालय है वहाँ से उस काम में फंड, रोड है, ये है, वो है, सारी चीज़ में वो फंड जारी करता है। तो उसके जिम्मेदार एमएलए कम, सरकारें ज़्यादा हैं। लेकिन अगर एमएलए मुखलिस होता है इलाके की तरक्की के तई तो वो सरकार से वो फंड लेके भी आता है। मैं बता रहा हूँ, एमएलए क्यों नहीं चाहेगा? ऐसा नहीं होता है कि लेके आ जाता है। कोई एमएलए क्यों नहीं चाहेगा कि मेरे इलाके में फंड आए और मेरे इलाके में काम हो? क्यों नहीं चाहेगा? कोई एक वजह काम नहीं होने की? सर, जैसे कि पार्लियामेंट फंड में तकरीबन सालाना 10 करोड़ रुपए है। इसी तरीके से रियासती असम्बली का भी हर एमएलए का सालाना कितने करोड़ है? मैं बात समझ, करोड़ देखिए, जो एमएलए का फंड है ना, उससे कोई विकास नहीं हो सकता। एक पुल बनता है 10-20 करोड़ का, एक सड़क बन जाता है 150 करोड़ का। एमएलए फंड से गली नली बन जाएगा। विकास सरकारें करती हैं और कोई एमएलए हो वो क्यों नहीं चाहेगा कि हमारे इलाके में फंड आए? उसने कोशिश किया होगा, वहां जाके बातें रखी होंगी। चूंकि ये हुकूमत अक़लियत मुखालिफ थी, इसलिए ये सीमांचल का इलाका, आपका इलाका, हमारा इलाका था, इसलिए उन लोगों ने यहाँ फंड नहीं भेजा होगा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन जब ये सरकार बनेगी इंशाअल्लाह, इस सरकार में आपके यहाँ फंड वहां से पंप किया जाएगा। अब हम बता रहे हैं आपको, बिहार में 39 MP एनडीए के हैं। अभी आप कह रहे हैं अगर चाह लेगा तो ले आएगा। वादा किया था कि 1.25 लाख करोड़ बिहार को देंगे, 1.25 रुपया नहीं दिया। प्रधानमंत्री पिछली बार साल बाढ़ में आए थे, 6,000 करोड़ का घोषणा करके आए थे, 6,000 रुपया नहीं दिया। 39 MP क्या कर रहे हैं? झक मार रहे हैं, काहे नहीं कर पा रहे हैं। जब अकेले में बात कीजिएगा सबसे, तो केंद्र को, अपने प्रधानमंत्री को गालियां देता है ये सारा MP, भाजपा का MP। कहता है हमरा सुनता ही नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो MP कुछ नहीं कर पा रहा है। जब तक सरकार मुखलिस नहीं होगी, MP नहीं कर सकता है। इसी तरह बिहार सरकार जब तक काम करना नहीं चाहेगी, MLA नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि जो कि हाट के लोगों से
कि चूंकि तेजस्वी यादव जी सरकार बना रहे हैं, इंशाल्लाह मुख्यमंत्री वो बन रहे हैं, तो आप अपना एमएलए भी इसी सरकार का चुनो, ताकि कल कारी सुहेब यह ना कह सके कि मेरी सरकार नहीं थी। सरकारें होंगी और एमएलए भी हमारा होगा तो फंड पंप किया जाएगा, फंड की कमी नहीं होती है। मैंने कहा 40% फंड वापस हो जाता है। एमएलए की वजह से वापस होता है? एमएलए नहीं चाहेगा कि वो जो फंड वापस हो रहा है हमको दे दीजिए, कौन नहीं चाहेगा बताइए तो। अगर एक एमएलए को फंड मिलेगा तो उसके 10 लोग भी फले फूलेंगे, काम धाम करेंगे, वो सब तो उनको फायदा ही होगा कि नुकसान होगा? 10 लोगों को माला पहनाएगा, या वो रोड का फीता काटेंगे तो लोग ताली बजाएगा, माला पहनाएगा तो उसको मजा आएगा कि बुरा लगेगा? तो वो 40% जो वापस जा रहा है वो नहीं जाएगा। तेजस्वी जी ने अपने 18 महीने के रीजन में करके दिखाया है कि 100% अपने मंत्रालय का फंड खर्च किया। तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तो 900 करोड़ रुपया उस इलाके में दिया था उन्होंने, और डिप्टी सीएम जब खत्म हो गया उनका, उधर से उतर गए, तो फिर देखिए। अब मैं बताता हूं, वो भी मैं भूल गया। नीतीश कुमार जी हमसे अलग लगभग 13 साल हुकूमत में रहे, एक यूनिवर्सिटी, एक मेडिकल कॉलेज कुछ नहीं कायम कर सके, लेकिन हम 18 महीने थे, हम साथ में तेज प्रताप जी स्वास्थ्य मंत्री थे, 5 मेडिकल कॉलेज बिहार को देने का काम किया, 5। लालू जी ने अपने रीजन में 6 यूनिवर्सिटी बिहार को देने का काम किया। ये जानकारी हमारे नौजवानों को नहीं है, गूगल पे जाके पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा। तालीम से पहले से ही दूर रखा गया, लोग गूगल कैसे जाएंगे? तालीम से पहले ही दूर रखा गया, कागज पे क्यों नहीं जाएंगे? गूगल पे नहीं है लोग, गूगल पे नहीं है। जिसको तालीम होगी वही तो गूगल सर्च करेगा। आपको गलत जानकारी है। सीमांचल के लोग फिर भी दूसरे इलाके से तालीम में माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं। यहाँ दीनदार लोग हैं, सुनिए ना, वक्त छोड़िए। यहाँ दीनदार लोग हैं, अल्लाह वाले लोग सीमांचल में हैं, ठीक है ना? यहाँ अल्लाह वाले लोग बसते हैं, यहाँ अल्लाह की नूर बरसती है, इसलिए बड़े से बड़े तूफान आते हैं और हवा हो जाते हैं, जो वलियों की वजह से ऐसा होता है। इसलिए हमारे नौजवानों को ये नहीं बताया जाता है। मैं जो बता रहा हूं आपको कि किस तरह से क्या क्या किया गया, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम थे तो 5-5 मेडिकल कॉलेज दिया बिहार को। भाई ये तारीख में नहीं लिखा जाएगा। लालू यादव अपने रीजन में 6 यूनिवर्सिटी देने का काम किया, नीतीश कुमार तो 1 यूनिवर्सिटी नहीं दिए। तो लालू जी ने काम किया है। चूंकि लालू जी फिरका प्रस्तों से लड़ते थे, हमारे इलाके में समस्तीपुर एक जिला है, रतवारा एक गांव है, हल्ला हो गया कि कब्रिस्तान में शिवलिंग निकल गए, शिव भगवान आ गए। अब पूरा इलाका चारों तरफ से घेर लिया और तांडव होने लगा। वहां 4 जिला का एसपी या डीएम लालू जी ने भेजा, वहां कोई मानने को तैयार नहीं कि ना अब तो इस पर मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। लालू जी खुद आए समस्तीपुर और गए कब्रिस्तान पर और कहा कि सुनो, शिव भगवान को हम ले जा रहे हैं, अपने यहाँ रखेंगे। और उसको उन्होंने रखा, अपनी गाड़ी में उसको रखा और लेके चले गए। एकदम बिहार शरीफ में दंगा हुआ, 7 कट्ठा जमीन थी अकलियत समाज की, घेर लिया लोगों ने उसको। अब वहां राताराती एक मूर्ति, हनुमान जी का मूर्ति बैठा दिया, वहां नहीं दुर्गा जी का मंदिर बैठा दिया। और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया, दोनों तरफ से एकदम गोलीबारी, कर्फ्यू लग गया। लोग नहीं मान रहे थे, दोनों पक्ष में से कहा कि सर वहां जाएंगे तो वहां कुछ भी हो सकता है, गोली चल सकती है। बगैर बताए हुए सीधा गए लालू जी, और बहुत सारी बातों को मैं नहीं बोल सकता, गए उसको उठा करके एक दुर्गा माँ की मंदिर बनाया वहां और कहा कि ये दुर्गा माँ है तुम्हारी, अब इसकी पूजा करो यहाँ, और इसको घेरवा दिया पूरा। सीतामढ़ी में दंगा शुरू हो गया, पूरा दोनों तरफ से चल रहा है, कहीं कुछ लग रहा है कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। बगैर किसी को बताए हुए लालू जी हेलीकॉप्टर पर बैठते हैं, ऐसे ही उसी हालत में लुंगी पहने हुए, इतनी जल्दी में थे कि सीधे किसी को बगैर लिए हुए, किसी को बताए हुए हेलीकॉप्टर पर लेके सीधा डुमरा में उतरते हैं। और उतर के एक बैग खड़ा हो जाते हैं, वहां लोग दिखता है लालू जी हैं। कहा सुनो लालू आया है, तुमको अगर गोली चलाना है तो पहले लालू पर चलाओ, अगर तुमको अपनी सत्ता चाहिए तो अक़लियतों की हिफाजत के लिए लाठी उठनी चाहिए।
और तब जाके वो खड़े हो गए सीतामढ़ी में, और 1 घंटे के अंदर सारा दंगा रुक गया, कंट्रोल कर लिया उन्होंने। ऐसी कई मिसालें हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब बता रहे थे एक बार कि भाई हेलीकॉप्टर से आ रहे थे, कहीं पता चला दंगा हो रहा है, वहीं रोक दिए, गिरा दिए हेलीकॉप्टर को, वो अपने जान की परवाह नहीं किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि फिरका परस्तों से लड़ाई लड़ने का मादा लालू यादव में है। भाजपा की बिसले दांत को तोड़ने का मादा किसी में, वो तो सिर्फ लालू यादव में, दूसरे किसी में नहीं है, और उसी का बेटा तेजस्वी यादव है। इसलिए सीमांचल जो विकास से पीछे रहा है, एएमयू का मामला हुआ, यहाँ कौन लोग आंदोलन किया था? राजद के लोगों ने आंदोलन किया। उस वक्त अख्तरुल ईमान भी राजद में थे। पूरी पार्टी हमारे आंदोलन की है। इसलिए एएमयू किसकी देन है? यूपीए 1 की देन है। उसमें शिक्षा मंत्री कौन थे? अली अशरफ फातमी थे। आप कैसे कर रहे हैं कि यहाँ शिक्षा से दूर रखा गया? हमने किशनगंज में, सीमांचल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिया, ये मेरे सरकार की देन है। इसलिए यहाँ इनकलाब हम ही बर्पा कर सकते हैं। यह एजुकेशन राजद ही दे सकता है। सीमांचल की बदहाली को राजद ही दूर कर सकता है। कर सकता है, कर सकते थे 15 सालों में जो कुछ किया हमने, किया तो फिर किया। आज भी एएमयू हमने दिया है। आज भी हमारे इलाके में, सीमांचल के इलाके में भी आपने खुद कहा कि यहाँ के तालिबे इल्म जो है बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। आखिर इसकी वजह क्या है? ये 15 साल के जिम्मेदार, ये जो 15 साल नीतीश कुमार रहे हैं, उन्होंने रोजगार का सृजन नहीं किया। इसीलिए तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जब नौकरी देंगे तो बाहर के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे। असल आज तक कोई कारखाना भी इस इलाके में ऐसा नहीं है कि जो पलायन तो ये सवाल सरकार से न पूछिएगा। पूछेंगे आपके। हमने 3 कारखाना लगाया। आपके पास इसके लिए क्या मंसूबा है? 15 साल हुकूमत की। आपके पास इसके लिए कोई मंसूबा है जो पलायन को रोका? हमने 15 साल हुकूमत किया। नहीं, हमने 15 साल हुकूमत किया तो मैंने दिया है। बिहार को बहुत कुछ दिया है हमने, और सामाजिक क्रांति भी हमारे रीजन में हुआ। इस 15 साल में एक सुई का कारखाना नहीं लगा, हमने 3 कारखाना लगाए हैं। हमने 3 कारखाना लगाए हैं। इसलिए जो हमारा रोड मैप है उस पर भरोसा कीजिए। हम इंडस्ट्री भी लाएंगे, हम नौकरी भी देंगे, और सारी चीजें होंगी। आप इस बात के लिए इत्मीनान देंगे।